पादपों में जल परिवहन या पादपों में जल का पथ। देखिए, पादपों में जल का परिवहन जो होता है यह तीन पथों के हिसाब से होता है। एक तो होता है इसमें एपोप्लास्ट पथ, दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पथ और तीसरा होता है रसदानी पथ। अब देखिए होता क्या है कि अपने को मालूम है कि पादपों में जल का अवशोषण जो होता है वो जड़ों के द्वारा किया जाता है और जड़ों के द्वारा यह जल जो है अवशोषित किया गया जल जो होता है ये क्या होता है पौधों के शीर्ष भागों तक पहुंचाया जाता है। अब क्या होता है, सर्वप्रथम पादपों के अंदर जो जड़ें होती है वो मृदा से इस जल को अवशोषित करती है और मृदा से ये जल तने से होते हुए, शाखाओं से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल का सामान्य रूप से परिवहन होता है। जड़ों के अंदर क्या होता है कि मूल रोम पाए जाते हैं और मूल रोम क्या करते हैं, मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। परंतु जिम्नोस्पर्म पादपों के अंदर क्या होता है, मूल रोम जड़ों में अनुपस्थित होते हैं। तो उन पौधों के अंदर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है परंतु मूल रोम के माध्यम से नहीं होता। उनके अंदर क्या होता है, विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं माइकोराइजा पाई जाती है। माइकोराइजा या सहजीवी संबंध होता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि जल का अवशोषण किया जाता है जड़ों से और जड़ें जो होती है उस जल को फिर क्या करती है, आगे की ओर परिवहित करती है। यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जल का पथ जो है किस प्रकार से होता है। एपोप्लास्ट पथ क्या होता है, सिम्प्लास्ट पथ क्या होता है और रसदानी पथ क्या होता है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कि जड़ें जो होती है इन जड़ों के अंदर सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस पाई जाती है और एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है और कॉर्टेक्स जो होती है या जिसको अपन वल्कुट बोलते हैं, इस वल्कुट के नीचे फिर क्या होता है, एंडोडर्मिस पाई जाती है और एंडोडर्मिस के नीचे क्या होता है, परिरंभ पाए जाते हैं और परिरंभ के अंदर की ओर जो है क्या होता है, जाइलम फ्लोएम उपस्थित होते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये चीज जो है अपन ने बनाई है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा और इसके नीचे है कॉर्टेक्स कोशिकाएं और इसके नीचे होती है एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे है परिरंभ। अब होता क्या है, देखिए कि जल जो होता है यदि एपोप्लास्ट पथ के द्वारा गति कर रहा है, परिवहित हो रहा है पौधों में, तो एपोप्लास्ट पथ के दौरान जब क्या किया जाता है, मूल रोम से जल का अवशोषण किया जाता है तो जल के अणु जो होते हैं ये कोशिका भित्ति से होते हुए आगे की ओर परिवहित होते हैं। कोशिका भित्ति से होते हुए आगे की ओर परिवहित होते हैं। यहाँ पर पाए जाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एपोप्लास्ट के पथ में क्या होगा कि जल का परिवहन जो होता है वो कोशिका भित्ति से होते हुए आगे की ओर होता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, सर्वप्रथम जल के अणु जो है मूल रोम के माध्यम से एपिडर्मिस के अंदर प्रवेश करते हैं और एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं होती है उन कोशिका भित्ति के सारे क्या होता है, जल के अणुओं का आगमन होता है और ये जो है एपिडर्मिस से होते हुए किस में चले जाते हैं, कॉर्टेक्स कोशिकाओं में और कॉर्टेक्स से ये जो है फिर क्या होता है, आगे की ओर परिवहित होते हैं। तो इस दौरान क्या होगा, कोशिका भित्ति से होते हुए जल के अणुओं का प्रवाह होता है। जब क्या होता है कि ये यहाँ से होते हुए कोशिका भित्ति से होते हुए जाते हैं तो इस दौरान जल का प्रवाह जो होता है ये सामूहिक रूप से होता है। तो सर्वाधिक जल का परिवहन जो होता है एपोप्लास्ट पथ के माध्यम से ही किया जाता है और जल के अणु जो है इस प्रकार से आगे गति करते हैं। परंतु जो एंडोडर्मिस होती है, इस एंडोडर्मिस के ऊपर क्या होता है, कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है। कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती है जिनके ऊपर जो है सुबेरिन लिग्निन का जमाव पाया जाता है। उस कारण से क्या होता है कि जल के अणु जो होते हैं वो क्या करते हैं कि
कोशिका द्रव के अंदर से भी जो है आगे की ओर प्रवेश कर जाते हैं। कोशिका द्रव से होते हुए भी ये क्या होते हैं, आगे की ओर फिर प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ तक तो जो है जल का प्रवाह कोशिका भित्ति के माध्यम से ही हो रहा है, परंतु आगे फिर क्या होगा, कैस्पेरियन पट्टिकाओं के कारण से जल के अणुओं का प्रवाह जो है कोशिका भित्ति और कोशिका द्रव के माध्यम से भी आगे की कोशिकाओं के लिए होगा। तो इस प्रकार के पथ को जो है एपोप्लास्ट पथ कहा जाता है, जिसके अंदर हम कह रहे हैं कि जल के अणुओं का प्रवाह क्या हो रहा है, कोशिका भित्ति के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, आगे एंडोडर्मिस से ये क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति दोनों के माध्यम से होता है, इसीलिए इसको सामूहिक प्रवाह कहा जाता है। ज्यादातर प्रवाह जो है वो एपोप्लास्ट पथ के माध्यम से ही किया जाता है। सिम्प्लास्ट पथ क्या होता है, तो सिम्प्लास्ट पथ के अंदर देखते हैं अपने कि जब पादपों की मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण होगा, तो ये जल का अवशोषण जो होता है ये कोशिका द्रव से होते हुए आगे की ओर होता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को सिम्प्लास्ट कहा जाता है। सिम्प्लास्ट पथ जो होता है इसके अंदर क्या होता है कि कोशिका के अंदर कोशिका का जो विसरण दाब न्यूनता है उसको जो है आधार माना जाता है। क्यों? क्योंकि कोशिकाएं क्या करेगी, सर्वप्रथम जल का अवशोषण करेगी, फिर इससे ये क्या करेगी, आगे वाली कोशिकाओं को ये जल प्रदान करेगी। तो इस आधार पर क्या होता है, आगे से आगे जो है जल का प्रवाह होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोशिकाएं जो है जल का अवशोषण जो है कोशिका द्रव के माध्यम से आगे जल को परिवहित करने के लिए करती है। यानी कि कोशिका में सर्वप्रथम जल जो है मूल रोम के द्वारा अंदर आएगा, एपिडर्मिस के कोशिका द्रव में, एपिडर्मिस की कोशिकाओं के कोशिका द्रव से ये जल जो है कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में जाएगा, और कॉर्टेक्स की कोशिकाओं के कोशिका द्रव से ये जल जो होता है कहाँ पे जाता है, एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में, और इस प्रकार से जो है ये आगे से आगे परिरम से होते हुए जो है जाइलम तक पहुंचता है। तो इस प्रकार के प्रवाह को क्या कहा जाता है, सिम्प्लास्ट पथ कहा जाता है, जिसमें जल का माध्यम क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव के माध्यम से क्या किया जाता है, जल का परिवहन करवाया जाता है। थर्ड इसमें जो पथ है वो है रसदानी पथ। रसदानी पथ जो होता है इसमें क्या होता है कि जल का प्रवाह जो होता है वो रसदानियों के माध्यम से होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, जल का बहुत कम प्रवाह हो पाता है। तो यहाँ पर कोशिका के कोशिका द्रव में क्या होता है, रसदानियां पाई जाती है, और ये रसदानियां क्या करती है, इस जल को संग्रहित करके आगे की ओर इस जल को प्रवाहित करती है। तो इसे जो है रसदानी पथ कहा जाता है। तो इस आधार पर जो है ये तीन पथ हैं, एपोप्लास्ट पथ, सिम्प्लास्ट पथ और रसदानी पथ। नेक्स्ट इसके अंदर टॉपिक है पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि। पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि। जल अवशोषण की क्रिया विधि। देखिए पौधों के अंदर जल का अवशोषण की जो क्रिया विधि होती है यह मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहला तो होता है पौधों में जल का सक्रिय परिवहन, पौधों में जल का सक्रिय परिवहन या सक्रिय परिवहन की क्रिया विधि, और सेकंड होता है पौधों में जल का निष्क्रिय परिवहन। निष्क्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और इनएक्टिव या पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। तो इन दोनों के माध्यम से क्या होता है, पौधों में जल अवशोषण की क्रियाविधि होती है। देखिए अंतर क्या है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय के अंदर, कि सक्रिय परिवहन जो होता है इसमें क्या होता है, ऊर्जा खर्च होती है। यानी कि क्या है, कोशिकाओं के अंदर उपापचयी क्रियाओं के दौरान जो ऊर्जा बनी है उस ऊर्जा का क्या होगा, जल अवशोषण की क्रिया के लिए जो है उस ऊर्जा का उपयोग होगा। तो इसीलिए इसको जो है सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि कहा जाता है। जबकि निष्क्रिय परिवहन में क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जल अवशोषण के लिए ऊर्जा खर्च नहीं होती है। अब ऊर्जा खर्च नहीं होती इसीलिए यह परिवहन कैसा है, निष्क्रिय परिवहन कहलाता है।
अब सक्रिय परिवहन जो होता है इसे अपन ने दो भागों में बांटा है। परासरण क्रिया द्वारा जल का परिवहन, जबकि सेकंड है इसमें परासरण विहीन क्रिया द्वारा जल का अवशोषण, जबकि निष्क्रिय परिवहन इसके अंतर्गत जो है वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत कार्य करता है। वो आगे देखेंगे अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर सक्रिय परिवहन की क्रियाविधि के अंतर्गत परासरण क्रिया द्वारा जल का परिवहन। परासरण क्रिया द्वारा जल का परिवहन, इसको अपन ले रहे हैं यहाँ पर परासरण क्रिया द्वारा जल का परिवहन। देखिए परासरण की क्रिया आपने पढ़ी है कि जल के अणुओं का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली के माध्यम से होने वाला परिवहन क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। अब होता क्या है कि अपने को मालूम है कि जब जड़ें जो होती है जब मृदा से जल को अवशोषित करती है तो इसमें मूल रोम की मुख्य भूमिका होती है। इससे ही क्या होता है कि जल का अवशोषण किया जाता है मृदा से। मूल रोम जो होते हैं इनमें क्या होता है कि इनकी जो सतह होती है ये पेक्टिन की बनी हुई होती है। मूल रोम की जो बाह्य भित्ति होती है पेक्टिन की बनी हुई होती है और पेक्टिन के कारण से क्या होता है जल अवशोषण के लिए ये क्या करते हैं ज्यादा सतह उपलब्ध करवा पाते हैं। जल के अणुओं को ये क्या करते हैं अपने से जो है ज्यादा मात्रा में जोड़ पाते हैं। तो ये ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे जल के अणुओं के लिए सतह प्रदान करेंगे। तो मूल रोम के माध्यम से क्या किया जाता है जल का अवशोषण मृदा से किया जाता है। अब होता क्या है कि सर्वप्रथम क्या होगा कि मृदा से जल जो है ये क्या होता है मूल रोम के माध्यम से ही क्या किया जाता है अवशोषित किया जाता। मान लीजिए ये कोई कोशिका है इसके अंदर ये जो है इसका मूल रोम है, ठीक है, और यहाँ पर जो है मृदा के अंदर जो है मृदीय विलयन पड़ा है जिसमें जल के अणु विद्यमान है। अब होगा क्या सर्वप्रथम जो है इस मूल रोम के माध्यम से क्या होगा जल का अवशोषण किया जाएगा। ये जल का अवशोषण तभी होगा जब क्या हो इन कोशिकाओं के अंदर विसरण दाब न्यूनता क्या हो बढ़ जाए। विसरण दाब न्यूनता क्या होती है तो अपन ने बोला इसे जो है चूषण दाब भी बोलते हैं। यानी कि कोशिकाओं के अंदर क्या हो कि एक दाब उत्पन्न हो, वह दाब कौन सा चूषण दाब या विसरण दाब न्यूनता, जिसके कारण से कोशिका क्या करे जल को अपनी ओर क्या करे आकर्षित करे और उस जल का अवशोषण करे। तो इसे विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। तो सर्वप्रथम क्या होता है कि इन कोशिकाओं के अंदर इसे एपिडर्मिस कोशिका कहा जाता है और इसमें क्या होती है विसरण दाब न्यूनता के कारण से क्या होता है जल के अणु जो होते हैं वो मूल रोम के माध्यम से क्या होते हैं अंदर की ओर गति करते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर एपिडर्मिस के अंदर की ओर या एपिडर्मिस के नीचे की ओर क्या होती है कॉर्टेक्स कोशिकाएं पाई जाती है और इन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में क्या होता है विसरण दाब न्यूनता उत्पन्न होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पौधे की ऊपरी सतह वो क्या कर रही है वाष्पोत्सर्जन कर रही है या जल की हानि कर रही है, जिसके कारण से ऊपरी कोशिकाओं में क्या होता है जल की कमी होती है। तो वो अपनी जल की कमी को जो है नीचे वाली कोशिकाओं से जो है पूरा करती है। तो इस प्रकार से एक चैन बन जाती है और ये चैन जो है जड़ों तक पहुंचती है। और यहाँ पर क्या होगा कि सर्वप्रथम एपिडर्मिस की कोशिकाएं इस जल को अवशोषित करेगी मूल रोम से और ये क्या हो जाएगी फूल जाएगी। यानी कि इनमें क्या होएगा अंतः शोषण की क्रिया होगी और उस कारण से क्या होगा ये कोशिकाएं जो है जल अवशोषित करके फूल जाएगी। अब होगा क्या कि इन कोशिकाओं में जब जल की मात्रा बढ़ जाएगी तो यहाँ पर क्या हुआ है कि परासरण दाब का मान जो है वो घट जाएगा। जब ये कोशिकाएं क्या थी जिस समय इनमें क्या होता विसरण दाब न्यूनता का मान अधिक था उस समय इनमें परासरण दाब का मान भी क्या था
ज्यादा था, और यहां पर क्या था, परासरण दाब का मान क्या था, कम था, जिसके कारण से जल के अणु क्या होंगे, इस मूल रोम के अंदर प्रवेश करते हुए इस एपिडर्मिस कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। जैसे जैसे कोशिका के अंदर जल उपलब्ध होता चला जाएगा वैसे वैसे कोशिका का आकार बढ़ेगा, और इसमें क्या है कि परासरण दाब के मान में कमी आएगी, और परासरण दाब के मान में जब इसमें कमी आएगी तो इस कॉर्टेक्स कोशिकाओं का परासरण दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात इनमें विसरण दाब न्यूनता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या करेंगे, अपने इस एपिडर्मिस कोशिकाओं से क्या करेगी, जल को अवशोषित करेगी, यानी कि ये जल जो अवशोषित किया गया था ये क्या हो जाएगा, इन कॉर्टेक्स कोशिकाओं में स्थानांतरित हो जाएगा। अब क्या होएगा, कॉर्टेक्स कोशिकाओं में इस प्रकार से क्या होता है, एपिडर्मिस के माध्यम से जल जो है आता चला जाएगा। अब क्या होगा कि जब कॉर्टेक्स कोशिकाएं जो होती है इनमें क्या होएगा, जैसे जैसे जल के अणु आते जाएंगे इनमें भी क्या होएगा, परासरण दाब के मान में कमी आती चली जाएगी, और इनमें जब परासरण दाब का मान कम होगा तो क्या होएगा कि इन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में, इन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में क्या होएगा, विसरण दाब न्यूनता उत्पन्न हो जाएगी। एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में क्या होगा, विसरण दाब न्यूनता उत्पन्न हो जाएगी, और ये जल जो है कॉर्टेक्स से किस में आ जाएगा, इन एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में, और एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में क्या होगा, इस जल को अवशोषित कर लिया जाएगा, और एंडोडर्मिस क्या करेगा, इस जल को जो है किसको स्थानांतरित करेगा, परिरंभ को या पेरीसाइकल को। तो ये जल जो होता है कहाँ आ जाता है, पेरीसाइकल, पेरीसाइकल या परिरंभ में, इसको परिरंभ या पेरीसाइकल कहा जाता है। तो जल क्या होगा, एंडोडर्मिस से परिरंभ में आ जाएगा, और यहां पर भी क्या होगा कि परिरंभ से जो है ये जल कहां चला जाएगा, इन जाइलम कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से क्या होता है, लगातार आगे से आगे जो है जल का परिवहन होता रहता है। यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे मेन कारण जो है जल के परिवहन का वह है विसरण दाब न्यूनता, विसरण दाब न्यूनता, और इसी कारण से क्या होता है, जल आगे से आगे परिवहित होता चला जाता है। तो सर्वप्रथम जल जो है वो कहां पे आ रहा है, मूल रोम में आ रहा है, ठीक है, मूल रोम से ये किस में आएगा, एपिडर्मिस कोशिकाओं में, एपिडर्मिस से ये किस में आएगा, कॉर्टेक्स या वल्कुट कोशिकाओं में, और कॉर्टेक्स से ये किस में जाएगा, एंडोडर्मिस कोशिकाओं में, और एंडोडर्मिस से ये किस में जाएगा, पेरीसाइकल में, और पेरीसाइकल से ये किस में जाएगा, जाइलम कोशिकाओं में। तो इस प्रकार से क्या होता है, जल का परिवहन लगातार विसरण दाब न्यूनता के कारण से होता रहता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया होती है ये परासरण क्रिया द्वारा जल का परिवहन कहलाती है। यहाँ पे देखो कि विसरण दाब न्यूनता जब कोशिका में, इस कोशिका में ज़्यादा है तो ये क्या कर रही है, बाहर से जल को अवशोषित कर रही है मूल रोम के माध्यम से। जब इसमें विसरण दाब न्यूनता का मान ज़्यादा है उस समय इसमें परासरण दाब का मान भी क्या है, ज़्यादा है, परंतु बाहर क्या है, मृदा के अंदर ये परासरण दाब का मान कम है। तो इसीलिए क्या होगा, जल जो है मूल रोम से होता हुआ जो है एपिडर्मिस कोशिकाओं में आ जाता है। जब क्या होता है, ये कोशिकाएं फूल जाती हैं, इनमें विसरण दाब न्यूनता जो है उसका मान घट जाता है, तो क्या होता है, कॉर्टेक्स कोशिकाओं के अंदर विसरण दाब न्यूनता का मान बढ़ता है या परासरण दाब का मान बढ़ता है। तो ये जल जो है एपिडर्मिस से किस में आ जाता है, कॉर्टेक्स कोशिकाओं में। कॉर्टेक्स कोशिकाओं के अंदर जब विसरण दाब न्यूनता का मान क्या होता है, घटता है, तो उस दौरान क्या होगा, इनमें क्या होगा कि परासरण दाब का मान भी घटेगा, परंतु इस दौरान यहाँ पर एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में जो है विसरण दाब न्यूनता बढ़ेगी, अर्थात परासरण दाब का मान बढ़ेगा। तो ये जल कॉर्टेक्स से किसमें आ गया, एंडोडर्मिस कोशिकाओं में, और एंडोडर्मिस कोशिकाओं के अंदर भी फिर क्या होगा, विसरण दाब न्यूनता का मान घटेगा तो परासरण दाब भी घटेगा, और ये जल कहाँ चला जाएगा, परिरंभ कोशिकाओं में। क्यों, क्योंकि परिरंभ में इस दौरान क्या होता है, विसरण दाब न्यूनता और परासरण दाब का मान बढ़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से एक चैन बनती चली जाती है, लास्ट में ये जल जो है परिरंभ से किसमें आ जाता है, जाइलम के अंदर। तो इस प्रकार के परिवहन को परासरण क्रिया द्वारा जल का परिवहन कहा जाता है। नेक्स्ट अपन परासरण विहीन क्रिया द्वारा जल अवशोषण है वो अपन अगली क्लास के लिए